प्यारे बच्चों, हम अर्थशास्त्र में देखते हैं पैमाने के प्रतिफल, रिटर्न्स टू स्केल। रिटर्न्स टू स्केल या पैमाने के प्रतिफल क्या हैं, इसको देखते हैं। हम जानते हैं कोई भी उत्पादक जब उत्पादन का कार्य करता है तो उसके उत्पादन के लिए वो अनेक साधनों को प्रयुक्त करता है। अनेक फैक्टर्स होते हैं जिनको मिलाकर के कोई वस्तु बनती है, कोई उत्पादन होता है। और उन साधनों को बढ़ाने या घटाने से उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका भी हम अध्ययन करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम दो साधनों की बात करते हैं। अर्थशास्त्र में हम प्राय दो साधनों को ही लेते हैं अध्ययन की सुविधा के लिए भी, और ये अनेक साधनों को एक साथ ले पाना इतना आसान नहीं है। इसलिए हम यहाँ पर एक साधन X और दूसरा साधन Y, दो साधनों को लेते हैं। और इसी के अनुसार हम ये मानते हैं कि कोई उत्पादक इन दो साधनों का प्रयोग करता है और उसके अलावा वो जब उत्पादन करता है तो अपने जो इनपुट होते हैं यानी कि जो साधन हैं उनमें परिवर्तन वो नहीं करता है। उन सब साधनों को एक ही अनुपात में, एक ही रेशियो में बढ़ाया जाता है। तो एक ही अनुपात में जब बढ़ाया जाता है तो प्राप्त होने वाला उत्पादन या उत्पादन की मात्रा, जिसको प्रतिफल भी कहा जाता है, अर्थात रिटर्न जिसको हम कहते हैं, वो क्या होगा, वो कैसा होगा, या वो बढ़ता हुआ होगा या स्थिर होगा या घटता हुआ होगा। तीन में से एक स्थिति अवश्य होगी। अब हम पैमाने के प्रतिफल में भी वही बात है। हम देखते हैं, पहला हमने देखा पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, और दूसरा है पैमाने के स्थिर प्रतिफल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। तीसरा है पैमाने के घटते प्रतिफल, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, तीसरा वाला। तो अब हम इसमें देखते हैं कि सबसे पहले हम आते हैं पैमाने के बढ़ते प्रतिफल। जो पहला प्रकार है इसको हम देखते हैं। तो बढ़ते प्रतिफल का मतलब है कि जब सभी साधनों को एक ही अनुपात में बढ़ा दिया जाता है तो उसके परिणाम स्वरूप जो रिटर्न है, जो उत्पादन है, उसमें उससे अधिक अनुपात में वृद्धि होती है। या इसको हम ऐसे समझ लें कि कोई साधनों को अगर हम 10% बढ़ा देते हैं, यहाँ पर उदाहरण में X और Y हैं, अभी इसको हम डायग्राम से भी समझेंगे। पहले हम बात को सुन लें, समझ लें, तब हम डायग्राम को आसानी से समझ पाएंगे। तो साधनों को अगर हम 10% बढ़ा देते हैं और उत्पादन माना बढ़ जाता है 15%, तो होना ये चाहिए था कि भाई साधन हमने बढ़ाए तो उत्पादन भी उसी अनुपात में बढ़ना चाहिए था, लेकिन वो बहुत तेजी से बढ़ जाता है। तो ऐसी अगर स्थिति है तो वह पैमाने के बढ़ते प्रतिफल अर्थात इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल की अवस्था कही जाएगी। अब ये क्यों होती है, इसके भी कई कारण हैं। ऐसा इसलिए भी होता है कई बार कि जब हम बड़े पैमाने पर उत्पादन करते हैं तो उसमें कई प्रकार की बचतें हो जाती हैं हमारी। इसके अलावा भी उन्नत टेक्नोलॉजी का हम उपयोग करते हैं और उच्च लेवल की जो मशीनें, हाई स्तर की या उन्नत किस्म की मशीनों का हम प्रयोग करते हैं।
यहाँ हम श्रम विभाजन करते हैं। श्रम विभाजन का अर्थ कार्यों को बांट देना। तो एक व्यक्ति अगर एक ही कार्य को करेगा तो वह विशिष्टता के साथ, वह अति कुशलता के साथ उस कार्य को संपादित करेगा। तो ये कारण हो सकते हैं इसके कि पैमाने के बढ़ते प्रतिफल क्यों हुए। अब हम इसका डायग्राम देखते हैं। बढ़ते प्रतिफल का डायग्राम हम देख रहे हैं जरा। इसमें इसको हम जब देखते हैं सबसे पहले इसमें हमको एक चीज दिख रही है कि जो दो साधन दिख रहे हैं, एक्स अक्ष में दो साधन है, नहीं एक्स अक्ष में एक साधन है, साधन एक्स, और वाई अक्ष में साधन वाई है, ये हमको दिख रहा है। फिर दूसरा हमको क्या दिख रहा, इसमें एक चीज ये दिख रही है कि IP1, IP2, IP3, IP4 दिख रहे हैं। तो IP का मतलब है आइसो प्रोडक्ट, यानी कि सम उत्पाद वक्र जिसको कहते हैं ना, समान उत्पादन करने वाली रेखाएं हैं ये सम उत्पाद वक्र। तो IP1 इसमें 50 इकाइयों के बराबर उत्पादन हो रहा है। IP2 इसमें 100 यूनिट्स या इकाइयों के बराबर उत्पादन हो रहा है। और IP3 जिसमें 150 इकाइयों के बराबर उत्पादन हो रहा है, यूनिट्स जिनको कहा जाता है। इसी प्रकार IP4 का मतलब है 200 यूनिट के बराबर, 200 इकाइयों के बराबर उत्पादन हो रहा है। अब इकाई का क्या मतलब है, अब 200 वो बोरे भी हो सकते हैं, 200 किलो भी हो सकते हैं, 200 वस्तुएं भी हो सकती हैं, किसी तरह का हो सकता है। इकाई का मतलब कुछ भी हो सकता है। तो अब हम समझते हैं इसको कि कैसे ये बढ़ते हुए प्रतिफल हैं, यही चीज समझनी है, महत्वपूर्ण यही है। तो हमने क्या कहा था कि साधनों को जब हम बराबर अनुपात में बढ़ा देते हैं, तो एक ही अनुपात में जब हम बढ़ाते हैं सभी साधनों को, अर्थात यहाँ पर तो हमारे पास दो ही साधन हैं, तो क्या हो रहा है, जब ए बिंदु पर हमारा उत्पादन हो रहा था, किसी उत्पादक का है, तो उत्पादन जब वह ए बिंदु पर कर रहा था तो वो 50 इकाइयों का उत्पादन कर रहा था, अर्थात वो 50 वस्तुएं पैदा कर रहा है, या 50 कुछ भी कह लो, इकाई कुछ भी हो सकती है। अब उसको बढ़ाना चाहता है तो साधनों को बढ़ाएगा, साधन X को भी बढ़ाएगा, साधन Y को भी बढ़ाएगा। तो उससे फिर 100 इकाई के बराबर वस्तु पैदा हो रही है। फिर अगला फिर साधन बढ़ा रहा है, 150 हो रही है, फिर साधन बढ़ा रहा है, फिर 200 हो गई है। तो इस प्रकार से अब ये तो स्वाभाविक है कि साधन बढ़ाएगा तो उत्पादन की इकाइयां भी बढ़ेंगी। लेकिन अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि वह जब साधनों की मात्रा को जब वह कम साधनों को लगा रहा है, साधनों की मात्रा को कम अनुपात में बढ़ा रहा है, तो उत्पादन उस हिसाब से अधिक अनुपात में बढ़ रहा है। अब कैसे, अब हम देखते हैं। अब देखो 50 इकाइयाँ हैं, फिर 50 अगली 50 इकाइयाँ, यानी कि बी बिंदु पर आया हो, फिर अगली 50 के लिए सी बिंदु पर आया, फिर अगली 50 के लिए डी बिंदु पर आया। तो अब ये ए से बी में जाने पर, ए से जब बी में गया तो उसकी जो इकाइयाँ एक्स जो साधन एक्स या फैक्टर एक्स जिसको हम कहते हैं, वो OX1 से OX2 लगा, और OY1 से OY2 पर गया, यानी कि इतना बढ़ गया। इतना बढ़ा तो बी पर वह फिर उत्पादन होने लगा। बी पर होने लगा तो 100 इकाइयों के बराबर वह उत्पादन करने लगा। इसी प्रकार अब Y2 से Y3 पर बढ़ा दिया साधन,
और y3 के बाद यहाँ x3 पर बढ़ा दिया, OX3 हो गया, यहाँ OY3 हो गया। तो C बिंदु पर उसका उत्पादन हो रहा है और 150 इकाइयों का उत्पादन हो रहा है, 150 चीजें पैदा हो रही हैं। तब अब इसके बाद फिर अगले चरण में क्या करता है, वो D बिंदु पर जाना चाहता है, तो X की OX4 का मतलब यहाँ तक आता है, वो इतनी मात्रा का उत्पादन करता है और OX4, और साधन Y की यहाँ पर आता है, यानी कि Y4 तक आता है। OY4 तक की मात्रा का तक साधन को प्रयुक्त करता है, तो उससे उत्पादन का जो स्तर है वह बिंदु D बिंदु पर आ जाता है। तो उत्पादन की मात्रा है जो 200 इकाइयों के बराबर हो जाती है। 200 इकाइयों के बराबर उत्पादन की मात्रा हो रही। अब हम ये जानना चाहेंगे कि बढ़ते हुए प्रतिफल का कैसे है, फिर ये भी तो महत्वपूर्ण है। हमने कह दिया कि ऊपर को बढ़ रही है, अभी अन्य हम ग्राफ देखते हैं, अभी और चित्र को देखेंगे, उनमें भी तो बढ़ता हुआ ही है, लेकिन अंतर कैसे है, कैसे कह रही है बढ़ता हुआ है। ये बढ़ता हुआ इसलिए है क्योंकि हम कम साधनों को लगा रहे हैं, अपेक्षाकृत हमारे साधनों की संख्या घटती जा रही है। देखो x1 x2 की दूरी देखो, फिर x2 से x3 की दूरी देखो, x3 से x4 की दूरी देखो, तो ये क्रमशः कम हो रही है। क्रमशः कम होने का मतलब है साधनों की मात्रा क्रमशः कम लग रही है। तो क्रमशः कम लग रही है तो उत्पादन भी कम होना चाहिए, लेकिन उत्पादन कम होने पर भी उत्पादन जल्दी 100 हो जा रहा है, जबकि थोड़ा और खिसक के होना चाहिए था आगे 100, या C है तो और थोड़ा आगे D से थोड़ा और C और D के थोड़ा यहाँ पर बिंदु पर यहाँ पर कहीं इस बीच में आकर के होना चाहिए था ये, लेकिन वो पहले ही उत्पादन 150 के बराबर हो जा रहा है। और इसी प्रकार से D बिंदु है तो D बिंदु भी करीब करीब और पीछे जाना चाहिए था, वैसे करीब E और E के आसपास यहाँ पर लगभग होना चाहिए था, लेकिन वो पहले ही 200 इकाइयों के बराबर उत्पादन कर दे रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कम इकाइयों को लगाने पर, साधन की कम इकाइयों को लगाने पर जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स 2 हैं, हमारे 2 साधन हैं जिनसे हम चीज़ों को बना रहे हैं। दो कौन कौन सी हैं, रॉ मटेरियल या कच्चा माल भी कह सकते हैं जिनको, जैसे साधन X है, एक साधन Y है। तो इन दोनों को लगाने से क्या हुआ, बिंदु D पर उत्पादन होने पर हमको कम से कम साधन में ही हम 250 के उत्पादन से 200 पर पहुंच गए, जबकि उतना गुना और उत्पादन हमको, उतना गुना और हमको फैक्टर या इकाइयों का प्रयोग करना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ है। तो इसीलिए इसको हम पैमाने के बढ़ते प्रतिफल या इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल वाला ग्राफ कहेंगे। अब हम इसको देखिए, जो CD है वह BC से छोटा है और जो BC है AB से छोटा है, अर्थात AB सबसे बड़ा है, BC उससे छोटा है, CD सबसे छोटा है। कम होता जा रहा है, ये दूरी कम होती जा रही है। कम क्यों हो रही है, क्योंकि साधन हम कम लगा रहे हैं, उत्पादन ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसलिए ये बढ़ते हुए प्रतिफल हुआ। हमने 10% लगाया, उत्पादन 15% हो गया, तो ये बढ़ते प्रतिफल का उदाहरण है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। अब इसी प्रकार से हम आगे के अन्य उदाहरण को आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर समझ चुके हैं इसको। अब हम आते हैं पैमाने के स्थिर प्रतिफल पर। स्थिर प्रतिफल अर्थात इसमें जो साधनों की इकाइयाँ हैं, साधनों की इकाइयों को हम बराबर बराबर अनुपात में बढ़ाते गए, और जितनी प्रतिशत हमने साधन की इकाइयाँ बढ़ाई
इसमें IP1, IP2, IP3 और IP4 आइसो प्रोडक्ट यानी कि सम उत्पाद जो रेखाएं हैं, तो इनमें 50, 100, 150, 200 के बराबर उत्पादन हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन बढ़ रहा है तो ये साधन जो है, ये हम दूरियां देखेंगे जो x1, अब हम अगर इस बार इसमें देखें जो x1 है, x1 से x2 जाने में, x2 से x3 जाने में, x3 से x4 जाने में जो ये दूरियां हो रही हैं बराबर हो रही हैं। तो बराबर दूरियां का मतलब साधन बराबर लग रहे हैं, उसी अनुपात में बढ़ रहे हैं। यानी कि OX1 साधन हुआ, फिर OX2 हुआ, OX3 हुआ, OX4 हुआ, उसी अनुपात में बढ़ाया तो उत्पादन जो है बराबर बराबर यानी कि 50, 100, 150, 200 होता गया। ये उसी अनुपात में हुआ। हमने साधनों को 10% बढ़ाया, फैक्टर्स को 10% बढ़ाया और उत्पादन भी हमारा 10% बढ़ा। तो इस प्रकार की स्थिति को कहेंगे स्थिर पैमाने के स्थिर प्रतिफल। पैमाने के स्थिर प्रतिफल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल की स्थिति है। इसमें जो ABCD बिंदु हैं, यह देखो पहले वाले ग्राफ से अलग होंगे। यह AB की दूरी BC के बराबर है और BC की दूरी CD के बराबर है। तो यह इस बात का प्रतीक है कि साधनों को, फैक्टर्स को एक सही अनुपात में लगाने पर, एक निश्चित प्रतिशत में बढ़ाने पर उत्पादन भी उसी प्रतिशत में बढ़ता है। अब हम इसके बाद इसका जो तीसरा प्रकार है, हमने 2 प्रकार देख लिए, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, पैमाने के स्थिर प्रतिफल, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। अब हम देखेंगे डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, अर्थात पैमाने के घटते प्रतिफल। अब घटते प्रतिफल का ग्राफ आ गया है पूरा। घटते प्रतिफल में देखें पहले इसमें क्या होता है। घटते प्रतिफल में क्या हो रहा है, इसमें घटते प्रतिफल का जो ग्राफ है इसमें हम देखते हैं, इसमें भी वही है, साधन X है, साधन Y है, 2 ही साधन इसमें भी हैं। IP1, IP2, IP3, IP4 समुत्पाद रेखाएं हैं, आइसो प्रोडक्ट कर्व्स हैं। 50 इकाइयाँ पहले उत्पादित की गई, 100 इकाइयाँ बाद में की गई, 150 हुई, 200 हुई, लेकिन वो कैसे हुई यह महत्वपूर्ण है। हम यही तो जानने चाह रहे हैं कि वो किस प्रकार से बढ़ा। उत्पादन बढ़ा तो है, लेकिन बढ़ा है तो किस प्रकार बढ़ा है यह जानना महत्वपूर्ण है। अब हम देखते हैं साधनों को देखते हैं हम। जो OX1 से X1, X2 की जो दूरी है वह X2, X3 से कम है। इसका क्या मतलब हुआ कि हमने X1, X2 के बराबर जो साधन थे, अगली 50 इकाइयों को पैदा करने में, अर्थात 150 इकाइयों को पैदा करने में X2 से X3 पर हमको जाना पड़ा, अर्थात हमको ज़्यादा साधन लगाने पड़े X के। और ऐसा ही हमको Y के मामले में करना पड़ा। Y1 से Y2 जाने में तो हमको कम साधन लगाए हमने, अर्थात B बिंदु में आने पर तो कम लगे, लेकिन C बिंदु आने में हमको OY3 के बराबर साधन लगाने पड़े Y के, और OX3 के बराबर लगाने पड़े X के। उससे बिंदु C पर हम उत्पादन के लिए पहुँचे और 150 हमारा उत्पादन हुआ। अब इस प्रकार से अब हम समझ गए हैं कि ये कैसे हम इसको घटता हुआ प्रतिफल कहते हैं। अब आप C और D को देखो। इस बिंदु पर
और स्पष्ट हो रहा है। हम साधन x में जा रहे हैं। साधन x की हम OX4 मात्रा लगा रहे हैं, यानी कि X3 से X4 तक की दूरी देखो, X2 से X3 तक की दूरी देखो बढ़ रही है। ये दूरियां, इनके बीच के जो गैप हैं, ये जो बढ़ रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये साधनों की लगाई गई अधिक मात्रा है जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए, रिटर्न प्राप्त करने के लिए, वह हम अतिरिक्त साधनों को लगा रहे हैं। इसी प्रकार से Y में हम जाएं, Y साधन को देखें, वह साधन भी उसी अनुपात में देखो, Y1 से Y2 में गए, Y2 से Y3 में गए, Y3 से Y4 में गए, तो ये भी चौड़े चौड़े होते जा रहे हैं। इनकी दूरियां बढ़ना इस बात का प्रतीक है कि यह घटते हुए प्रतिफल हैं। घटते हुए क्यों हैं? क्यों है घटते प्रतिफल? क्योंकि इनमें अधिक साधन लगाने पड़ रहे हैं और उत्पादन कम हो रहा है। हमने लगाए 20% बढ़ा दिया, 20% हमने बढ़ा दिया उत्पादन के साधनों को, फैक्टर्स को 20% इंक्रीज किया, लेकिन प्रोडक्शन जो है हमारा, उत्पादन जो है हमारा, वो 15% रहा, यानी कि 5% डिक्रीज हो गया, घट गया, बढ़ना चाहिए था जबकि। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर पैमाने के घटते प्रतिफल लागू हो रहे हैं। डिक्रीजिंग रिटर्न्स ऑफ स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल प्राप्त हो रहे हैं। तो देखिए, अब CD की दूरी और BC की दूरी, AB की दूरी को देखो आप, तो CD इज ग्रेटर देन BC, BC इज ग्रेटर देन AB। तो AB सबसे छोटा है, BC उससे बड़ा है, CD उससे बड़ा है। तो ये इस बात का प्रतीक है कि हम साधनों की मात्राओं को बढ़ाते गए, लेकिन बहुत अधिक साधन बढ़ाए, उत्पादन उस मात्रा में नहीं बढ़ा, उत्पादन बहुत कम, धीमी गति से बढ़ा, कम प्रतिशत से बढ़ा, अर्थात हमको नुकसान है। तो यह घटते हुए प्रतिफल है। तो मैं समझता हूँ कि पैमाने का प्रतिफल क्या है, इसको आप अच्छी तरह से अब समझ गए होंगे। इस वीडियो को कई बार देखिए, बार बार सुनिए। जहाँ समझ नहीं आया, मैंने कई बातें रिपीट कर रखी हैं इसमें, ताकि आपको समझने में कठिनाई न हो। और उसके अलावा छोटे छोटे इस प्रकार के आपके पाठ्यक्रम से वीडियो में बीच बीच में अपलोड करते रहूँगा, और देखते रहिए, पढ़ते रहिए, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।